नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज़ बुलेटिन 7 बजे में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करते हैं और आज भी हम बात करेंगे भादरा आसपास की तमाम खबरों की, देश प्रदेश की प्रमुख खबरों की अपडेट, मंडियों के भाव और मौसम के मिजाज की जानकारी भी सदैव देते हैं, आज भी देंगे। और आज भी हमारा जो चर्चा का विषय है वो दोस्तों राजनीतिक विषय ही रहेगा। और इसके ऊपर क्योंकि हनुमानगढ़ ज़िला हो, चूरू ज़िला हो, दोस्तों राजनीतिक सरगर्मियाँ हर ज़िले में बढ़ चुकी है और प्रदेश में भी पार्टियां लगी है। टिकटों की प्रथम सूची कौन जारी करेगा, कौन बाजी मारेगा। हो सकता है छोटी पार्टियां जैसे आम आदमी पार्टी अपनी पहली सूची सबसे पहले जारी कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी की भी सूची पर मंथन हो रहा है, हो सकता है वो छोटी हो। और कांग्रेस भी इसी प्रकार से अभी मंथन के दौर में है और आम आदमी पार्टी भी 25 उम्मीदवारों की सूची जारी कर सकती है। तो अभी हमारी नज़रें भी बनी रहेगी कौन सी टिकट कहाँ से किस उम्मीदवार की आ सकती है, ये भी आपको बताएंगे। और भादरा आसपास खबरों में दोस्तों सबसे पहले मैं आपको खबरें बता देता हूँ क्योंकि राजनीतिक विषय पर भी हम चर्चा करेंगे। और एक बहुत बड़ी चर्चा आज बलवान पूनिया को लेकर भी हम करने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि क्षेत्र में चर्चाओं का बाजार गर्म है कि बलवान पूनिया अपनी भविष्य की राजनीति किस प्रकार से संवारेंगे और उसको आगे लेकर जाएंगे और चर्चाएं क्या कहती है दोस्तों, उस विषय पर भी बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ खबरें बता देता हूं। नौर की बात करें तो कल जेजेपी की एक कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन आयोजित किया गया दोस्तों। इसको सभा नहीं कह सकते, कार्यकर्ताओं का सम्मेलन था। तो उसमें जो जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है अजय चौटाला, पहले भी यहाँ से दोस्तों विधायक बन चुके हैं। तो नौर क्षेत्र में कुल मिला के ये राजस्थान में कवायद इनकी है कि 35 सीटों पर चुनाव लड़ा जाए और वो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ समझौते के तहत। और भारतीय जनता पार्टी ने अभी कोई घोषणा नहीं की है, कोई भी किसी भी दौर की वार्ता अभी जेजेपी के साथ भारतीय जनता पार्टी की नहीं हुई है। तो नौर में जेजेपी प्रमुख द्वारा कहा गया कि हमारी बात चल रही है, वार्ता चल रही है भाजपा के साथ समझौते को लेकर। तो हम 35 सीटों पर राजस्थान में चुनाव लड़ने वाले हैं। नौर में क्या हुआ दोस्तों, किस कदर कार्यकर्ताओं को टंटोला गया और क्या करने जा रही है नौर में जेजेपी। क्या भादरा में भी अपना उम्मीदवार उतारेगी जेजेपी, लेकिन भादरा में बहुत ज़्यादा संभावना नहीं है दोस्तों जेजेपी के लिए। हरियाणा की किसी भी पार्टियों के लिए भादरा में अमूमन हमने देखा है, वर्षों से देखा है, कोई ज़्यादा संभावनाएं नहीं है। लेकिन संभावनाएं तब बल्लवित और पल्लवित हो जाती है दोस्तों और चर्चाओं का केंद्र बन जाती है जब कोई बड़ा चेहरा उस पार्टी का दामन थाम लेता है और टिकट लेकर चुनावी मैदान में कूद पड़ता है। ऐसा पूर्व में हुआ है, लालचंद डुड्डी ने अनेकों बार अलग अलग पार्टियों की टिकटें ली है और यहाँ प्रमुख दावेदार भी रहे हैं, विधायक भी बने हैं। तो ये देखने वाली बात है कि कौन सा बड़ा चेहरा इन पार्टियों की टिकटें ले सकता है, चाहे वो आरएलपी हो या फिर वो जेजेपी हो या आम आदमी पार्टी हो। आम आदमी पार्टी से तो लगभग तय हो चुका है कि शायद महंत रूपनाथ ही प्रत्याशी होंगे, लेकिन वो फायदे में रहेंगे या नुकसान में रहेंगे इसकी भी समीक्षा हम कभी आगे करेंगे। लेकिन इतना बता दूं कि बसपा की टिकट से गत चुनाव में जब वो चुनाव लड़े तो 16,000 से अधिक वोट आए थे। इस बार क्या वो ये आंकड़ा छू पाएंगे या बहुत कम रह जाएंगे, इसके ऊपर भी चर्चा आगे विस्तार से हम करने वाले हैं। और दोस्तों इसके अलावा हम बात करते हैं जेजेपी की। तो इस बैठक की एक खासियत रही क्योंकि अभिषेक मटोरिया नौहर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की टिकट के प्रबल दावेदार हैं और वसुंधरा राजे के तो बेहद नज़दीक माने जाते हैं। परिवर्तन यात्रा में भी अभिषेक मटोरिया और संजीव बेनीवाल का नाम लेकर वसुंधरा ने अपने दोनों ही बड़े नेताओं को एक प्रकार से इशारा दे दिया था कि मेरी पसंद नौर भादरा में यही दोनों हैं और हनुमानगढ़ में राम प्रताप है। तो ये नाम वसुंधरा राजे ने दिए थे और इसके बाद में चर्चाओं का बाज़ार भी गर्म था। लेकिन नौर में ऐसा क्या हुआ, जेजेपी की इस पार्टी के बाद में जो सभा हुई, एक कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ, उसके बाद अलग अलग मिले दोस्तों दो बीजेपी के नेताओं से जो प्रमुख रूप से अभिषेक मटोरिया के बाद में टिकट के दावेदार है रामकृष्ण भाकर और दोस्तों
काशीराम गोधारा फेफाना से। ये दोनों ही अलग अलग उनसे मुलाकात की। हो सकता है जेजेपी इनमें से किसी को एक को टिकट दे दे। देखने वाली बात है, आगे हमारी नज़रें बनी रहेगी। तो नोर के क्या समीकरण, भाजपा टिकट पर अगर समझौता नहीं करती है तो क्या जेजेपी उनके समीकरण बिगाड़ सकती है, ये देखने वाली बात है। और नोर में मुकाबला बहुत नज़दीकी रहने वाला है, इसमें कतई संदेह नहीं है। भादरा की भी आपको बताएंगे, लेकिन नोर में मुकाबला बेहद नज़दीकी है। अगर इसकी बनिस्बत राजगढ़ में अगर कहें तो राजगढ़ में एक तरफा आगे चल रहे हैं मनोज न्यांगली अभी तक, और बहुत दूर दूर तक उनका मुकाबला, चाहे वो कांग्रेस की वर्तमान विधायक कृष्णा पूनिया हो या फिर भाजपा की टिकट जो भी लेकर आए। और ये भी तय है कि करीब 10 के करीब सांसदों को विधानसभा की टिकट देने की तैयारियां भी कर रही है भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में। तो उनकी सांसदों की टिकट कट भी सकती है, या वहां हार जाए तो हो सकता है उनको वापस भी मिल जाए। लेकिन ऐसा कम ही देखा गया है कि एक चुनाव में हारने के बाद दूसरे चुनाव में, बड़े चुनाव में उनको टिकट दी जाए। तो ये भी एक बड़ा दाव भारतीय जनता पार्टी का है। और राजगढ़ के लिए भी चर्चा का विषय है राहुल कस्वाल। लोकप्रिय सांसद रहे हैं, लेकिन उनको विधानसभा का टिकट देकर उतारा जा सकता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। तो हमारी नज़रें बनी रहेगी इन आसपास के क्षेत्रों में। तारानगर में टिकट किसको देती है, कैसा रहने वाला है मुकाबला, नोर में क्या स्थिति रहेगी और भादरा में क्या स्थितियाँ रहने वाली है। लेकिन अब हम दोस्तों बात करें भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो 90 वर्षीय कैलाश मेघवाल को हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने बाहर निकाला है दोस्तों, क्योंकि अर्जुन मेघवाल के खिलाफ भी वो कई बयान दे चुके हैं। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले चुनाव में 2023 में कांग्रेस जीत सकती है राजस्थान से। तो पार्टी गाइडलाइन से अलग हटकर जो कैलाश मेघवाल है दोस्तों, कहीं मंत्री भी रहे हैं और विधायक बार बार जीते भी हैं, और भाजपा के खास नेता के रूप में भी वो जाने गए, बड़े नेता के रूप में भी वो जाने गए। 90 वर्षीय 40-50 वर्षों से भाजपा में थे, लेकिन उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं पार्टी की गाइडलाइन को नहीं माना, पार्टी के एक प्रकार से रूल रेगुलेशन को तोड़ा है। तो सीपी जोशी ने उनको निलंबित कर दिया है पार्टी की सदस्यता से। तो बीकानेर में भी एक प्रकार से यहाँ अब बागी खड़े हो सकते हैं कैलाश मेघवाल, और हर हाल में चुनाव लड़ेंगे, ये भी तय लग रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ने का, थमने का नाम नहीं ले रही है, मुश्किलें बढ़ते ही जा रही है। क्योंकि कैलाश मेघवाल ने जैसा खुलासा किया प्रदेश में, वो चर्चा का विषय है कि भाजपा में कई गुट है, वसुंधरा गुट भी है और राठौड़ गुट भी है, पूनिया गुट भी है, जोशी ने भी अलग गुट बना रखी है जो प्रदेश अध्यक्ष है। तो इस प्रकार से गुटों की चर्चा भी की और ये भी कहा कि मैं खुद वसुंधरा राजे गुट का हूँ, और वसुंधरा राजे गुट को केंद्र की भारतीय जनता पार्टी दरकिनार करने में लगी है। उनके एक एक करके उनके समर्थकों को खुडे लाइन लगाया जा रहा है, एक प्रकार से सीरे किया जा रहा है, उनको किनारे किया जा रहा है। तो क्या ऐसे में ये इन चर्चाओं को बल नहीं मिला है कि अब वसुंधरा राजे का भविष्य क्या होगा। चारों ही परिवर्तन यात्राओं में प्रमुख भूमिका में रही वसुंधरा राजे सिंधिया, और पसंद भी संभवतः सभी यात्राओं में वसुंधरा ही नंबर 1 राजस्थान में रही, ये उभर कर भी आई। क्या ये रिपोर्टें जो केंद्र के नेता आए थे वो पीएम मोदी को देंगे, आला कमान को देंगे, और 25 सितंबर को जब जयपुर में मीटिंग होगी तो क्या उसमें वसुंधरा राजे का नाम निकाला जा सकता है सीएम फेस के लिए, ऐसी चर्चाएं चल रही है। और अगर नाम नहीं निकाला तो क्या वसुंधरा राजे की तारीफ करेंगे पीएम मोदी, उनके कार्यकाल की प्रशंसा करेंगे, उनकी योजनाओं को गिनाएंगे। ये भी एक इशारा होता है दोस्तों कहीं ना कहीं राजनीति में कि वसुंधरा को दरकिनार नहीं कर सकते हैं। और अगर पीएम मोदी ने वसुंधरा का कहीं नाम नहीं लिया तो ये तय मानकर चला जा सकता है कि वसुंधरा राजे को अब लगभग किनारे लगा दिया गया है, लेकिन अभी तक नहीं है दोस्तों। और अभी जब किनारे लगाएंगे उसके बाद में भूचाल भी आ सकता है भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि संजीव बेनीवाल
और अभिषेक मटोरिया, राम प्रताप जैसे राजस्थान की 200 विधानसभाओं में वसुंधरा के पास चेहरे हैं और वो कम से कम 40, 50, 60 अपने बागी भी जिता सकती है और अन्य भी जो बीजेपी की टिकट से जीत कर आए किसी कारणवश उनके ही समर्थकों को टिकट दिया जाता है, तो ऐसे में भाजपा के लिए बड़ा सिरदर्द साबित हो सकती है वसुंधरा राजे। हमारी नज़रें दोस्तों बनी रहेगी क्योंकि भाजपा में अब अग्नि परीक्षा का दौर आ चुका है और 25 सितंबर को उस अग्नि परीक्षा की वार्षिक परीक्षा होगी और उसके बाद में परिणाम क्या आएगा वो आप सब राजस्थान की जनता के सामने भी होगा और सभी के सामने होगा। और भारतीय जनता पार्टी भी संभवतः उसके लिए पूर्व में तैयार होकर ही वो दाव खेलेगी, क्योंकि कर्नाटक में भी उन्होंने दाव खेला, हालांकि कर्नाटक गंवाना पड़ा। मध्य प्रदेश में भी बड़ी भारी भूल की थी, माफ़ कीजिएगा हिमाचल प्रदेश में, और हिमाचल प्रदेश गंवाना पड़ा था। तो क्या वही भूल राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी करने की स्थिति में है, क्योंकि उसके जस्ट बाद लोकसभा के चुनाव है। क्योंकि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान ये 3 प्रमुख राज्य हैं, तेलंगाना भी है, मिजोरम भी है। तो इन राज्यों के 5 राज्यों के चुनाव दिसंबर महीने में होने हैं। देखते हैं दोस्तों क्या किस करवट ऊँट बैठता है, किस करवट इन पार्टियों की रणनीतियाँ निकल कर सामने आती है, ये इस पर भी हमारी नज़रें बनी रहेगी। जल्दी से मैं अन्य खबरें आपको बता दूं तो सुनील बेनीवाल, पूर्व अध्यक्ष बार संघ के बादरा के, उन्होंने दोस्तों एक घोषणा की है कि वो जो बिरानी लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है बिरानी में किसानों का, और जब चक्का जाम हुआ था 3-4 दिन पहले, तो उसके दौरान रास्ता हाईवे रोकने के जुर्म में एक प्रकार से 24 नामजद और 60-70 अन्य लोगों के विरुद्ध, किसानों के विरुद्ध मुकदमे दर्ज किए प्रशासन ने। और उनको लेकर सुनील बेनीवाल ने एक घोषणा की है कि वो इन किसानों की पैरवी फरी करेंगे, फरी में इन किसानों के मुकदमे लड़ेंगे। उनकी भावनाओं की कदर करनी चाहिए और दोस्तों उनको सराहना भी मिल रही है सोशल मीडिया पर। जब उनकी पोस्ट आई, हमारे चैनल पर भी ऐसी पोस्ट है, तो उनकी पोस्ट आई तो सभी ने प्रशंसा की, सराहना की कि कोई तो है वकील, एडवोकेट जो खुलकर आया है और अपनी जो कमाई है उसको अलग छोड़कर फ्री इनका केस लड़ने की बात की है। तो ये एक प्रकार से किसानों के प्रति सम्मान है किसी वरिष्ठ अधिवक्ता का। इसके अलावा दोस्तों बात करें, आज हिंदी दिवस है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस है। 1949 में आधिकारिक रूप से हिंदी को दोस्तों भाषा का दर्जा, राष्ट्रीय भाषा का दर्जा हमारे यहाँ मिला था। लेकिन अगर बात करें तो 1953 को विधिवत रूप से हिंदी दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी और महान हिंदी कवि राजेंद्र सिंह के दोस्तों जयंती अवसर पर ये परंपरा प्रारंभ हुई थी और लगातार अनवरत आज भी जारी है। तो हिंदी दिवस की सभी देशवासियों को शुभकामनाएं। इसके अलावा दोस्तों बात करें, इसी हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में क्षेत्र में अनेकों कार्यक्रम हुए, स्कूलों में अनेकों कार्यक्रम हुए और हिंदी के विस्तार हेतु, हिंदी को लेकर, उसकी इम्पोर्टेंसी को लेकर स्कूल के अध्यापकों ने, प्रधानाध्यापकों ने, प्रधानाचार्यों ने दोस्तों विस्तार से प्रकाश भी डाला। और इसी कड़ी में सवाला के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ। बच्चों के साथ प्रधानाचार्य श्रीमती सोमवती की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम हुआ और दोस्तों 6 से 12 क्लास तक की छात्र छात्राओं द्वारा इसमें भाग लिया गया और हिंदी कविता है, निबंध है और इस प्रकार के लेख है, उसकी प्रस्तुतियाँ बच्चों द्वारा पेश की गई। अध्यापकों द्वारा भी दोस्तों, अनेक वक्ताओं द्वारा भी हिंदी दिवस पर प्रकाश डाला गया हिंदी की खूबियों को लेकर और हिंदी की खासियतों को लेकर। दोस्तों इसी कड़ी में महेंद्र महिला हो, राकेश बेनीवाल हो, प्रेम शर्मा हो, भवनलाल हो, संत कुमार हो, कुलदीप पुनिया हो, बलवंत मैरिया हो आदि इन सभी स्टाफ के, शाला के स्टाफ द्वारा प्रकाश डाला गया हिंदी दिवस के अवसर पर। इसके अलावा दोस्तों बात करें अन्य खबरों की, तो संसद का विशेष सत्र 18 से 22 सितंबर को अब होने वाला है। उसमें क्या नए विधेयक आ सकते हैं? चर्चाएं हैं कि मोदी सरकार कुछ बड़ा कर सकती है।
कौन से वो आएंगे विधेयक, उसको लेकर तो चर्चाएं तो ज़रूर है, लेकिन कुछ नया बड़ा और कुछ छुपाकर भी यहाँ तक लेकर आया जा सकता है, ऐसी संभावनाएं भी है जो अभी तक एजेंडे के तौर पर बताया नहीं गया। हालांकि सोनिया गांधी विपक्ष की जो नेता है, उन्होंने चिट्ठी भी लिखी पीएम मोदी को कि एजेंडा क्या है वो हमें बताया जाए। तो अभी भी इसके ऊपर कुछ सस्पेंस बरकरार है। 17 सितंबर को पीएम मोदी राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे दोस्तों नई संसद में, और 28 मई को होगा संसद का उद्घाटन विधिवत रूप से। लेकिन उससे पहले कामकाज सुचारू हो जाएगा। 18 से 22 तक का विशेष सत्र जो बुलाया गया वो इसी नई संसद में बुलाया गया है, और करीब करीब 4 प्रमुख बिल इसमें आने प्रस्तावित है। इसके अलावा भी कुछ नया बड़ा धमाका हो सकता है। अब हम बात करें दोस्तों आसपास की अन्य खबरों की और राजनीतिक विषय की, तो बलवान पूनिया पर बात कर लेते हैं। एक तो दोस्तों उनकी एक दूरगामी सोच कहें या क्या कहें, बलवान पूनिया की राजनीति एक अहम पड़ाव पर आकर अब खड़ी हो चुकी है। वहाँ से इस नेता को, इस धुरंधर नेता को एक बहुत बड़ा और निर्णायक कदम उठाना होगा अपने राजनीतिक भविष्य के लिए। बहुत बड़ा जजमेंट लेना है उनको, डिसीजन लेना है। वैसे तो वर्तमान की जो चर्चाएं चल रही है उनमें बलवान पूनिया काफ़ी पिछड़ रहे हैं, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, कस्बा व्यवस्थाओं का मुद्दा हो, विधानसभा में समस्याओं का मुद्दा हो। वो ज़रूर विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन उनके विकास कार्यों में भी दोस्तों सड़कों का बनना और लगातार बहुत जल्दी महीने 2 महीने में टूटना भी एक चर्चा का विषय बना है। और पूर्व में देखा नहीं गया कि कोई विधायक पुनः रिपीट हुआ हो अपने विकास कार्यों के दम पर। बादरा क्षेत्र में फैक्टर अलग से काम करते हैं दोस्तों, हमने कई बार बताया आपको। यहाँ बिचारा बनने वाला फैक्टर जो है सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होता है। नए चेहरे का फैक्टर भी बहुत प्रभावशाली होता है, लेकिन बेचारा जो बनता है, जिसकी टिकट कटती है, जिसके साथ नाइंसाफ़ी होती है, जो जनता में रोना जानता हो, जो भावुकता में भाषण देता हो, या कुछ ऐसा अपने भाषणों के माध्यम से जनता के बीच में अपनी बात पहुंचाने में कामयाब होता हो कि मेरे साथ ये अच्छा नहीं हुआ, तो उसके प्रति सिंपैथी बहुत ज़्यादा बनती है बादरा क्षेत्र की। ये एक अलग ये राजनीतिक पहचान पिछले लंबे समय से लगातार चली आ रही है। इस बार बेचारा कौन होगा, या फिर इस बार वो चेहरा कौन होगा जो सबसे बड़ा चेहरा है और जिसकी चर्चा। एक चीज़ मैं और बताऊं आपको, वो बहुत दिन पहले मैंने एक समीक्षा में आपको बताया भी था। बादरा की जनता पिछले 15-20 वर्षों से 1 वर्ष और 2 वर्ष के बीच पहले ही अपना नेता चुन लेती है, अपना विधायक चुन लेती है। और यही रीज़न है कि आप पिछले चुनाव उठाकर देखिए, 20,000 से अधिक की आपको जीत मिलेगी, चाहे वो जयदीप रूडी की हो, चाहे वो संजीव बेनीवाल की हो, चाहे वो बलवान पूनिया की हो। सारी की सारी जीत 20,000-25,000 से ऊपर है। संजीव बेनीवाल की 25,000 की जीत, बलवान पूनिया की 23,000 से अधिक की जीत, जयदीप रूडी की 35,000 के करीब की जीत। तो नंबर 1 के साथ नंबर 2 वाले की टक्कर यहाँ नहीं रहती है दोस्तों। 15-20 सालों से बादरा की राजनीति कमोबस इसी ट्रैक पर आगे बढ़ रही है, और इस बार भी यही चर्चा है। अगर आप बुद्धिजीवी है, राजनीति को गहरी सोच के साथ समझने वाले हैं और सारी चर्चाओं को सुनकर इनका निचोड़ निकालने की आपकी कैपेसिटी, आपकी क्षमता है, और आप उन बुद्धिजीवियों के सानिध्य में रहते हैं, उनकी बातें भी सुनते हैं, तो आप अंदाज़ा सहज रूप से लगा भी सकते हैं कि बादरा में कौन से फैक्टर बहुत ज़्यादा हावी रहते हैं। तो ऐसे में बादरा की जनता अभी से बना चुकी है दोस्तों बहुत पहले से। होता क्या है, टिकटों का हेर फेर क्या हो जाता है, यहाँ कुछ परिवर्तन आते हैं, उसके बाद में क्या होता है। लेकिन फिर मैं आपको बता दूँ, बागी और बेचारा दोनों फैक्टर एक ही सिक्के के 2 पहलू है, और दोनों मिलकर ताकतवर बनते हैं दोस्तों। किसी की टिकट कटती है और फिर वो टिकट के सामने चुनाव लड़ता है, उसको बागी कहते हैं।
और बागियों का इस डैमेज कंट्रोल को रोकने के लिए पार्टियां एडी चोटी का जोर लगाती है, और टिकट जिसकी कटती है वो भी बेचारा बनता है, और जिसके साथ कुछ नाइंसाफ़ी होती है वो भी बेचारा बनता है। नाइंसाफ़ी किसके साथ होगी, टिकट किसकी कटेगी या नहीं कटेगी, कैसे बेचारा बनेगा, एंटी इनकम्बेंसी वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, जो कि अमूमन हर बार ही देखा जाता है। बहुत कम विरले ऐसे विधायक सांसद होते हैं जिनके विरुद्ध एंटी इनकम्बेंसी काम नहीं करती हो। यहाँ भी कर रही है, वर्तमान में भी कर रही है। तो ऐसे में हम बात कर रहे हैं बलवान पूनिया की राजनीति अहम पड़ाव पर है। वो क्या डिसीजन लेगी, क्योंकि वो जिस पार्टी से विलोम करते हैं उस पार्टी का जनाधार कोई बहुत खास ना तो राजस्थान में है और ना देश में उन पार्टी का कोई बहुत खास जनाधार है। तो ऐसे में बलवान पूनिया क्या करेंगे। अगर बात करें पवन दुग्गल की बात करें दोस्तों, अनूपगढ़ में वो भी माकपा छोड़कर भाजपा में आ चुके हैं, तो क्या गारंटी है कुछ बचे हुए कुछ सीमित से नेता है वो छोड़कर इधर उधर नहीं भागेंगे। तो पार्टी का क्या वजूद है। पार्टियां दोस्तों, कांग्रेस भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है वर्तमान में। अनेकों और भी पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, आप जैसी पार्टियां भी उभर कर आ रही है। राजस्थान में आरएलपी भी एक बड़ी पार्टी के रूप में उभर रही है, लेकिन क्षेत्रीय पार्टी है। तो हम कह रहे हैं दोस्तों, बलवान पूनिया क्या कर सकते हैं, क्योंकि क्षेत्र में चर्चा है कि वो कांग्रेस की टिकट ला सकते हैं। तो कांग्रेस की टिकट तो वो ऐसे ला नहीं सकते, माकपा में रहते हुए उनको माकपा छोड़नी होगी, कांग्रेस ज्वाइन करनी होगी, और ऐसा वो करते हैं तो निश्चित रूप से वो समझदार राजनीतिज्ञ, हमने पहले भी कहा था, ये उनके लिए बहुत बड़ा एक अचीवमेंट भी होगा, क्योंकि वो प्रमुख टक्कर में भी रह सकते हैं। भाजपा कांग्रेस की यहाँ टक्कर देखने को मिलेगी फिर, क्योंकि माकपा की टिकट फिर किसी को भी दे दी जाए उनका बहुत ज़्यादा खास कुछ नहीं बंटने वाला है दोस्तों। क्योंकि बलवान पूनिया स्वयं एक ताकतवर बनकर उभरे और माकपा से कहीं बड़े बनकर उभरे हैं, और एक बार माकपा ने तो उनको निकाल भी दिया था। क्या हुआ, वापस भी लिया। तो कहने का मतलब बलवान पूनिया के लिए बहुत बड़ा डिसीजन लेने का समय है, और एक एक करके उनकी जो यूथ ब्रिगेड बनी थी दोस्तों, वो एसएफआई माकपा का एक सहयोगी संगठन हम मान सकते हैं, युवाओं का एक छात्रों का संगठन है, और सहयोगी की भूमिका में रहते हैं, माकपा को ताकत प्रदान करता है। उसके अलावा क्या ज़रूरत पड़ी बलवान पूनिया को कि बलवान पूनिया यूथ ब्रिगेड बना रहे हैं। कहीं ना कहीं सोचा होगा, बड़ा सोचा होगा कि एसएफआई है वो तो माकपा का एक सहयोगी संगठन है। अगर हमें कहीं दूर जाना है, किसी दूसरी पार्टी में जाना है, कहीं दाव वाला खेलना है, तो अपनी एक यूथ ब्रिगेड बनानी होगी, और उनके नाम से बनाई भी। लेकिन जिस प्रकार से भिरानी का धरना प्रदर्शन लगातार 1 महीने से ऊपर दोस्तों चल रहा है, और किसानों के ऊपर जिस प्रकार के पुलिस की बर्बरता जिस प्रकार से हुई, और टंकी से रातों रात उनको जबरन उतारा गया, और उसके बाद में लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है, और अब 24 नामजद और 60-70 के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ है किसानों के ऊपर। उन सभी प्रकरण को लेकर और किसानों की जो समस्याएं हैं, सिंचाई पानी आदि को लेकर, फसल बीमा क्लेम आदि को लेकर, ये युवा भी हम नाराज़ है। एक के बाद एक यूथ ब्रिगेड को छोड़ रहे हैं युवा, तो भगदड़ सी मची है यूथ ब्रिगेड में। बलवान पूनिया की यूथ ब्रिगेड अभी बनी है, बनते बनते टूट रही है, जैसे उनके विकास कार्य टूट रहे हैं, सड़कें बनते बनते टूट रही है, उसी प्रकार से यूथ ब्रिगेड बनी है और बनते बनते टूट रही है। तो क्या ऐसे में यूथ ब्रिगेड उनकी मजबूती का एक सोर्स बन पाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल भी है, आपके भी जहन में होगा, और आप भी सोच रहे होंगे यूथ ब्रिगेड तो बलवान पूनिया बना रहे हैं, और सबसे ज़्यादा बड़ी कार्यकर्ताओं की टीम भी उनकी है। बजरंग सारण भी कार्यकर्ताओं की अच्छी टीम रखते हैं, आज हिम्मत प्रचार के पास भी अच्छी टीम है, संजीव बेनीवाल के पास भी अच्छी टीम है। बेशक बलवान पूनिया की तरह एक जो सोशल मीडिया पर कार्यकर्ताओं की फौज है, वैसी फौज ये नेता ना बना पाए, लेकिन उनके पास कार्यकर्ताओं की टीम तो है ही। लेकिन हाँ, अगर नंबर इनको दे तो बलवान पूनिया बाजी मारते हैं, ये हम आपको दावे के साथ भी कह सकते हैं। और एक एग्जिट पोल भी हमने करवाया था, और कहीं ना कहीं वो भी यही कहते हैं, क्योंकि फेसबुक के आंकड़े भी हमने बताए थे, सबसे ज़्यादा फेसबुक यूज़र कितनी वर्ष के युवा है, कौन कौन है।
तो ये आपने वो कल वाली समीक्षा देखी होगी। तो कुल मिला के बलवान पूनिया के लिए बहुत इम्पोर्टेंट समय है दोस्तों आज। अब वो अगर कांग्रेस में जाते हैं, कांग्रेस की टिकट लाते हैं, तो देखना ये है कि कांग्रेसी क्या करेंगे। जो 30 आवेदन किए कांग्रेस की टिकट के लिए, वो क्या करेंगे? क्या वो सामूहिक रूप से कोई डिसीजन लेंगे, या फिर वो यहाँ कांग्रेस एक प्रकार से पलटा ही मार गई? क्योंकि उनकी पूछ कहाँ होगी, उनकी पूछ 5 वर्षों में ही नहीं हुई। बलवान पूनिया तो कांग्रेस के ही शासनकाल में एक बगैर मंत्री बने, उन्हीं के बगैर सरकार में शामिल हुए, एक प्रकार से बाहर से ही समर्थन दे रहे थे और सारा ताम झाम वो कांग्रेस की देखरेख में ही चला रहे हैं। बड़ी बड़ी योजनाएं भी लेकर आ रहे हैं। जितना विकास कार्य हुआ कांग्रेस के रहमो कर्मों पर ही हुआ। तो ऐसे में यहाँ के कार्यकर्ताओं की कहाँ कदर हुई कांग्रेसियों की, और क्या गारंटी है कि टिकट कांग्रेस की ले आएंगे बलवान पूनिया तो उन मूल कांग्रेसियों की कदर हो जाएगी? वो क्या करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। भविष्य का यक्ष पर्सन भी है, इसके ऊपर भी हम विस्तार से बात भी करेंगे, आपको कुछ कवरेज भी आगे दिखाएंगे और इसका भी निचोड़ निकालेंगे कि ये क्या करेंगे और इसका फ़ायदा होगा या नुकसान होगा बलवान पूनिया को। लेकिन कुल मिला के चर्चाओं की बढ़त में वो ज़रूर आ जाएंगे, ये हम मान सकते हैं। तो जो यूथ ब्रिगेड में युवा छोड़कर जा रहे हैं, मैं कुछ उनके लेटर वायरल हो रहे हैं दोस्तों। उनके नाम बताऊं तो आशीष है भिरानी से, यूथ ब्रिगेड के भिरानी के उपाध्यक्ष से। उन्होंने त्याग पत्र दिया है, अपना एक लेटर है, सोशल मीडिया पर वायरल है उनका। मुनीम खान भी है भिरानी से, यूथ ब्रिगेड के ये संयुक्त सचिव है, इन्होंने भी त्याग पत्र दिया है उसी तर्ज पर और छोड़ने का डिसीजन लिया है यूथ ब्रिगेड को। इसके अलावा नवीन गिंटाला भी है, सनोब बलवीर गिंटाला भिरानी से संयुक्त सचिव है, ये भी उन्होंने भी त्याग पत्र दिया है। तो ये सारे युवा है। बंटी जांगड़ा भी है, सनोब जसवंत जांगड़ा भिरानी से ये संयुक्त सचिव के पद पर थे, इन्होंने भी यूथ ब्रिगेड को छोड़ दिया है। तो ये भगदड़ क्या कहती है? बेशक अभी एक गांव से कुछ आसपास के क्षेत्र से ही आ रही है, लेकिन क्या ये भगदड़ बढ़ेगी? आचार संहिता के बाद में क्या हाल होगा? ये इन सारे विषय पर हमारी नज़रें दोस्तों बनी रहेगी और इसके अलावा हम विस्तार से दोस्तों इसको लेकर आगे भी समीक्षा करते रहेंगे, चर्चा करते रहेंगे। वर्तमान का लेटेस्ट क्या घटनाक्रम है वो आपके सामने ज़रूर लेकर आएंगे, ये हमारा वादा भी है। और आज 14 सितंबर को क्या विशेष दिवस है, हिंदी दिवस के रूप में आज मनाया जा रहा है हिंदी दिवस, तो वो आपको बताया। और 1959 को आज के दिन दोस्तों सोवियत संघ का अंतरिक्ष यान पहली बार चंद्रमा की धरती पर उतरा। और इसके अलावा विश्व बंधुत्व दिवस और क्षमा याचना दिवस भी आज के दिन मनाया जाता है। और आज के दिन 1923 को दोस्तों जन्म हुआ था एक ऐसे वकील का, एक ऐसे नेता का, एक ऐसे कानून मंत्री रहे नेता का, जो कि कानून की दुनिया का बहुत बड़ा जानकार है। और उनके केसों की जो कैटेगरी देखें आप तो बड़े सुपर एडवोकेट वो भारत की राजनीति में भी माने जाते हैं, नेता भी हैं। राम जेठमलानी, उनका जन्म दिवस आज के दिन 1923 को हुआ था, धूमधाम से मनाया जा रहा है। और आज के दिन 1963 को रोबिन सिंह क्रिकेटर है, उनका भी जन्म दिवस था। और आज के दिन 1992 को दोस्तों राजस्थान के प्रसिद्ध साहित्यकार कवि चंदर सिंह बिरकाड़ी, उनका भी आज के दिन निधन हुआ था। उनकी पुण्यतिथि धूमधाम से दोस्तों मनाई जा रही है। और नौर में आज मोट के भाव 7,901 रुपये, ग्वार के भाव 5,935, मूंग के भाव 8,108 रुपये और सरसों के भाव 5,744 रुपये। चना बिका है 6150, जौ बिके 1741, गेहूँ 2398 रुपये प्रति कुंटल, बाजरा बिका है 2160, जबकि अरंडी बिकी है 6411 रुपये प्रति कुंटल। और मौसम का मिजाज बताए तो 37 से 39 डिग्री टेम्परेचर रहा। 11 से 22 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चली। 100% बादल छाए रहे। हल्की बूंदाबांदी 0.4 mm बरसात की भी चेतावनी थी और कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी हुई भी, लेकिन कुल मिला के उमस का वातावरण बना रहा। रात्रि को भी कमोबश इसी प्रकार से 100% बादल छाए रहेंगे, हवा भी इसी प्रकार बनी रहेगी। कल 15 सितंबर को कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? 30 से 36 डिग्री टेम्परेचर दिन में, 36 से 38 दोपहर को, 32 से 34 देर शाम को। 11 से 29 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी और लगभग 90 से 100% बादल दिन भर और रात्रि को कल
छाए रहेंगे, चाहे वो 0.2 mm हो, 0.2 mm हो या 2.8 mm बरसात हो। दिन के अलग अलग हिस्सों में मौसम विभाग की चेतावनी है और आने वाले 1-2 दिनों में इसी प्रकार से बरसात की संभावनाएं मौसम विभाग द्वारा बताई कि आज के लिए इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।